ओशो एक महान ज्ञानधारी दार्शनिक, बौद्ध, बुद्ध, रहस्यवादी, मिस्टिक, सब कुछ है। ओशो अपनी विभिन्न किताबों में बहुत सारे भिन्न भिन्न लोगों के बारे में लिख कर गए हैं। अपने प्रवचन में बहुत से साधु संतों सन्यासियों का एग्जाम्पल दिया है। उन्हीं में से एक है ह्याकुजो। ओशो कहते हैं कि ह्याकुजो मात्सु का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी था और पहले वास्तविक ज़ेन मठों की स्थापना और अचानक ज्ञानोदय पर अपने ग्रंथ के लिए सबसे प्रसिद्ध हो गया। To understand Hyakuzo, the first thing is to understand that enlightenment can only be sudden। माने ओशो कहते हैं ह्याकुजो को समझने के लिए सबसे पहली बात ये समझना है कि आत्मज्ञान केवल अचानक ही हो सकता है। तैयारी धीरे धीरे हो सकती है, लेकिन रोशनी अचानक होगी। तुम बीजों के लिए भूमि तैयार कर सकते हो, लेकिन अंकुर एक दिन सुबह अचानक आ जाएगा। वे धीरे धीरे नहीं आते। अस्तित्व आकस्मिकता में विश्वास करता है। यहाँ कुछ भी क्रमिक नहीं है, यद्यपि सब कुछ क्रमिक प्रतीत होता है। ये हमारा भ्रम है। ह्याकुजो ने एक और चीज पेश की, ज़ेन मठ। उनसे पहले जैन मंदिर थे। लोगों के छोटे समूह उन मंदिरों में रहते थे, ध्यान करते थे, धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने एक नई चीज की शुरुआत की, मठ, जहां लोग पूरी तरह से एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित थे, बुद्ध बनना। बुद्ध बनना। कोई शास्त्र नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, सारी ऊर्जा एक ही दिशा में लगानी होगी। अपनी आंतरिक प्रकृति की खोज करना। और मठ क्यों? और मठ क्यों? जब हजारों लोग एक साथ होते हैं तो अज्ञात में जाना आपके लिए आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप अकेले अपने स्थान पर जा रहे हैं, हजारों अन्य भी उसी स्थान में अपने आप जा रहे हैं। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। दूसरे, एक मठ एक निश्चित वातावरण बनाता है। ये ह्याकुजो का सबसे बड़ा योगदान था। ह्याकुजो ज़ेन का एवरेस्ट, बाशो के ह्याकु के साथ, ये है शीर्षक उस किताब का जिसके अध्याय 1 में ये सारी बातें ओशो लिख के गए हैं। ह्याकुजो का ये भाव रहस्यवाद के पूरे इतिहास में दिया गया सबसे महान उपदेश है। अपने लोगों को तैयार करने के लिए, यानी अपने ही लोगों को तैयार करने के लिए ही वे कहता था, जाओ और खेत में काम करो। आप पेड़ों, घास और गुलाबों के साथ लंबे समय तक काम नहीं कर सकते जब तक कि आप उनके समान शांत ना हो जाए। जो लोग प्रकृति के साथ रहते हैं वे स्वाभाविक रूप से अपने और नदियों और पहाड़ों के बीच एक तालमेल पाते हैं। वे पृथ्वी और उसकी धड़कन के करीब होते हैं। ह्याकुजो ने सबसे पहले शिष्य को प्रकृति के करीब, मौन के करीब लाने की कोशिश की। जब तक वे तैयार ना हो, महान उपदेश नहीं दिया जा सकता।
एक महान उपदेश के लिए महान शिष्यों की आवश्यकता होती है। और एक महान शिष्य वही होता है जो मौन रहता है, जो बहुत क्यूरियोसिटी वाला नहीं होता, जिसको पता है कि उसके मास्टर ने उसे क्या समझाना है और कितना समझाना है, जो भी बताना है वो बेस्ट ही बताना है। ये सब लिखा है दिस 1000 times this a very essence of Zen नामक शीर्षक है। ये इस शीर्षक के टाइटल के अंदर ये पुस्तक है, जिसके 3रे अध्याय में ओशो ने ये सब लिखा है। वार्ता की इस श्रृंखला का शीर्षक द ग्रेट पर्ल हयाकुजो विद द हाइकस ऑफ बाशो है। हयाकुजो बेहद अभिव्यंजक है और जानता है कि वह क्या कर रहा है और लोगों को अज्ञात तक कैसे लाया जाए। बाशो ने कभी गद्य नहीं लिखे। बाशो दुनिया के महानतम कवियों में से एक है, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले कुछ 1-2 पॉडकास्ट से पीछे जाएंगे आप तो मिल जाएगा, मैं और बाशो या ओशो और बाशो। तो इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। उसमें क्या कहता है, ओशो ने कहा है कि बाशो दुनिया के महानतम कवियों में से एक हैं। उनकी महानता उनकी कविता में नहीं है। जहाँ तक कविता की रचना का सवाल है, उससे भी बड़े कवि हैं। उनकी महानता ये है कि उनकी कविता केवल शब्दाडंबर नहीं है, शब्दों का आडंबर नहीं है। शब्दों को एक निश्चित पैटर्न के अनुसार एक साथ रखना मात्र नहीं है। उनकी कविता एक अनुभव है। मैंने उन्हें साथ रखा है। ओशो कहते हैं कि मैंने उन्हें उसको किताबों को एक साथ रखा है, क्योंकि हयाकुजो ने कभी कोई कविता नहीं लिखी। उसका दृष्टिकोण बहुत गद्यात्मक और प्रत्यक्ष है, और हाइकू गद्य में जो कमी है उसकी पूर्ति करते हैं। बाशो ने खुद को बहुत ग्राफिक तरीके से अभिव्यक्त किया। उनके अनुसार या उनके अनुभव कविता से ज़्यादा पेंटिंग में है और उनकी समझ है, और मैं उनसे सहमत भी हूँ। ओशो कहते हैं कि मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ गद्य विफल हो जाते हैं वहाँ कविता सफल हो जाती है। कविता अधिक स्त्रीयोचित, बहुत सूक्ष्म, अधिक सुंदर, हृदय में प्रवेश करने वाली होती है। गद्य सीधे मस्तिष्क में प्रवेश करता है और तुरंत तर्क का विषय बन जाता है। कविता की जड़ अलग है, रास्ता अलग है। जहाँ तक कविता का सवाल है, आप तार्किकता नहीं लाते। आपके भीतर कुछ और हलचल मच जाती है, कुछ मन से भी गहरा। कविता कोई तार्किक वक्तव्य नहीं हो सकती। यह एक अस्तित्व संबंधी कथन है। बाशो ने स्वयं जो देखा है उसे शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। ओशो कहते हैं कि इसीलिए मैंने 2 महान गुरुओं को एक साथ रखा है, हयाकुजो ज़ेन का एवरेस्ट बाशो के हाइकू के साथ। ये है उस बुक का, उस किताब का शीर्षक, जिसके 2रे अध्याय में ये सब कुछ ओशो ने लिखा है कि मैंने इन 2 महान गुरुओं को एक साथ रखा है। तो ओशो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखने के एक मास्टर थे। उनका समझाने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है, बस हमारे समझने भर की देर है। तो हम कोशिश करते रहेंगे, आप भी कोशिश करते रहिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है
कि आप इन बच्चों का मान रखें, इस चैनल को तरक्की दें, अपना साथ दें, सहयोग दें। अगले पॉडकास्ट में मैं बात करूंगा किसी अलग सन्यासी, संत, बौद्ध या बुद्ध भिक्षुओं की, या किसी एक के बारे में जिसके बारे में ओशो कुछ कह के गए हैं, लिख के गए हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नए पॉडकास्ट में। जय हो।